नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देखने वाले मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि आज देश का बजट आने वाला है और आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से लगातार बिहार की सियासत हो या बजट जो आ रहा है, ये तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उनसे कि आखिरकार आज बजट आ रहा है तो क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके की बजट आनी चाहिए। सर, आज बजट आ रहा है, क्या लगता है? देखिए, बजट से आदमी तो यही उम्मीद करेगा कि जो देश के सामने चुनौती है उस चुनौती का मुकाबला माने करने लायक बजट है या नहीं है। अगर आप देखिएगा कि देश के सामने कौन सी चुनौती है तो हमको ऐसा लगता है कि तीन चुनौती जो है देश के सामने गंभीर है, जिसके बारे में भले हमको ऐसा लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है, शासक पार्टी है, उसके भी ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो चुनौतियां हैं ये किसी भी सरकार को माने गिराने के लिए, माने जनता के अंदर रोष पैदा करने के लिए, ताकि वो सरकार के खिलाफ जो है अगली बार वोट करे, काफ़ी होता है। अब एक तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगारी की समस्या का क्या आलम है हम लोगों ने अभी तुरंत देखा। जो रेलवे की बहाली का जो मामला था, रेलवे की बहाली में आप देखिएगा कि कुल मिला के टोटल नौकरी जो है 1,30,000 या 40,000 था। अप्लाई कितने लोगों ने किया था? 2,30,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें जो जिस ढंग से बगैर किसी राजनीतिक संगठन के, बगैर किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के, बाहर से दिखाई नहीं दिया कि संगठन कौन है, और अचानक जो हजारों लड़के मैंने बिहार के कई शहरों में और उत्तर प्रदेश में भी आए, वही साबित करता है कि चुनौती कितनी कठिन है। उनका जो लड़कों ने जो कहा, अपना दर्द बयान किया, तकलीफ बयान किया, वो सारे के सारे अमूमन जो है देखा जाता है कि जो रेलवे की नौकरी है, ग्रुप सी की हो, ग्रुप डी की हो, ये साधारण परिवार से आने वाले लड़के जो है उसमें मेहनत करके अपीयर करते हैं। किस किस तरह से वो माने उस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। एक लड़के का जो बयान है देखा गया, मैंने उसने चप्पल के बारे में कहा कि साहब चप्पल टूट गया, उसकी कीमत इतनी होती है और कैसे हम लोग साट के पहनते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और दिक्कत क्या है कि अभी जो विकास हो रहा है वो विकास से रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। ये सब लोग मान रहे हैं, सारे माने जो अर्थशास्त्री हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। जॉबलेस ग्रोथ क्यों हो रहा है वो आप देखिएगा तो हमारे यहाँ आज़ादी के बाद ही, हमको कहने में संकोच नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू निश्चित रूप से गांधी जी उनको अपना उत्तराधिकारी मानते थे और उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित भी किया था। उनके मन में एक बात थी, उनका ये कहना था कि भले ही हमारे जीवन काल में मैंने जवाहर मेरी बात नहीं बोलता है। एक बात जवाहरलाल नेहरू में ईमानदारी वाली थी कि गांधी जी से जो उनका डिफरेंस था, उनका जो नज़रिया था अपना, उसको वो छुपाते नहीं थे। इसके बावजूद जो है गांधी जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था और ये कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे आशा है कि ये हमारी बात जो है बोलेगा, हमारे ज़िंदगी में नहीं बोले तो हमारे मरने के बाद बोलेगा। जब सरकार बनी तो सरकार के सामने देश को ऊपर उठाने के लिए जो बड़े बड़े कल कारखाने शुरू हुए, अब देखिएगा कि बोकारो का जो स्टील का कारखाना है, रांची में का कारखाना है और जगहों का कारखाना है, आईआईटी वगैरह खुला, कोई देश के संसाधन से नहीं खुला। किसी को रूस ने बनाया, किसी को जर्मनी ने मदद किया। आईआईटी भी इसी तरह से हुआ। पहला आईआईटी खड़गपुर में खुला, उसको रूस ने मदद किया, किसी को अमेरिका ने मदद किया। इस तरह से उनको ये लगा कि आधुनिकता की पहचान जो है यही है। बड़ा बड़ा डैम बना, जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि आधुनिक ज़माने का माने तीर्थ जो है यही है, आधुनिक ज़माने का मंदिर जो है यही है। सवाल है कि जिस तरीके से अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको क्या लगता है, उसमें क्या? प्राइवेटाइजेशन तो एक अलग बात है, प्राइवेटाइजेशन तो हो ही रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है
उत्पादन में वृद्धि हो रही है और रोजगार में कमी आ रही है। ये हर जगह देखिए, जैसे बैंक है, अब बैंक में पैसा निकालने के लिए बैंक हम लोग जाते थे, वहाँ क्या क्या होता था, अब तो आपको जाने की जरूरत नहीं है वहाँ। यहाँ तक कि आपका माने कि खाता में कितना पैसा बचा है ये सब कुछ हो आप यहीं एटीएम से कर लेते हैं। कहीं पैसा ट्रांसफर कराना हो उसके लिए भी बैंक नहीं जाता है। तो अब स्वाभाविक है कि जिस तरह से ऑटोमाइजेशन हुआ, ऑटोमेटिककरण हुआ, उसमें आदमी की तो जरूरत तो घट गई। मनुष्य जो काम कर रहा था उसका जगह खुद वो ले रही है, ये स्थिति हो गई है। और अब जो है जिस जनरेशन की बात हो रही है, 5वें जनरेशन की बात, 4G के बाद 5G की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आप देख रहे होंगे अखबारों में खबर छप रही है कि ड्राइवर के बगैर गाड़ी चलेगी। अब पूरे दुनिया में कितने ड्राइवर होंगे? हमारे देश में, हिंदुस्तान में कितने लोग ड्राइवरी करके नौकरी पाते, मैंने दाल रोटी अपना चला रहे हैं। आगे 10 बरस के बाद, 15 बरस के बाद ये शुरू हो गया है। हम लोगों के हमारे इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी के बाद जो है अब उसी का ज़माना है। हो सकता है हम लोगों के सामने वो नहीं है, लेकिन 10 साल 15 साल में ड्राइवरलेस गाड़ी आनी ही है, उसका प्रवेश हो गया। ये जो संकट है एक तरह का संकट है। दूसरे आप देखिएगा जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं जिसके बारे में विकास की जब भी चर्चा होती है, बिहार में भी विकास की चर्चा होती है, होता है कि विशेष राज्य का दर्जा हमको मिल जाएगा, पूंजी का निवेश होगा। पूंजी का निवेश होगा तो किस क्षेत्र में होगा भाई? कल कारखाने खुलेंगे। कल कारखाने जो खुल रहे हैं, बड़े बड़े कल कारखाने, जिसको संगठित क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जितने लोग काम करने वाले हैं उसमें मात्र 6% लोग जो है संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और बाकी जो 94% हैं वो जो है आपको असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। आप लोग से एक सवाल है कि आप लोग भी सदन में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू और आरजेडी साथ नजर आने वाली है? नहीं, साथ आने का हम तो खुद जो है, मैंने जिस समय ये सवाल उठा था हम नीतीश कुमार के साथ थे, और विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए अभियान समिति जो बनी थी, अभियान समिति के हम अध्यक्ष थे, और हम ही ने शुरू कराया था। पहला दस्तखत नीतीश कुमार ने किया था। हमने जो बचाते हुए आंकड़े के साथ जो है मैंने हमने साबित करने का प्रयास किया था। फोल्डर जो है उसका छपा था, क्यों मिलना चाहिए और बिहार के पिछड़ापन का कारण क्या है, ये उस समय हमने जारी किया था। लेकिन देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं ठीक है, बिहार विशेष राज्य के दर्जा की मांग हो रही है। आज भी बिहार सरकार के मंत्रियों ने, मैंने बजट का जो पेश हो रहा है उसके पहले याद दिलाया है। ललन सिंह का जो है ट्वीट आता है भी, देश के प्रधान इस तरह का जो आ रहा है, तो ये हो रहा है। लेकिन अब सब कोई इस बात को जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ 89% पॉपुलेशन जो है गांव में रहता है। अधिकांश लोग यहाँ खेती पर आधारित हैं। तो खेती पर आधारित आपने इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई है अभी तक भाई? जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि लीची का एक रस बनाने का कारखाना हाजीपुर में था, बंद हो गया। आधुनिक था बिल्कुल, बहुत, मैंने अब ये उसको फिर से आपने रिवाइव क्यों नहीं किया भाई? या बाकी जो और चीज़ यहाँ हो सकता था, टमाटर को आधार बना के, सब्जी को आधार बना के, उस क्षेत्र में आपने क्या किया? तो ठीक है विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन बिहार में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उस आपके पास ज़मीन कहाँ है? आप जो है उत्तर बिहार में चले जाइए, एक गांव का ओरी जो है दूसरे गांव में चू रहा है, ये स्थिति है। ज़मीन कहाँ है? आपको अगर 500,000 एकड़ की ज़रूरत हो इंडस्ट्री खोलने के लिए, तो आपके पास है ही नहीं ज़मीन। दरभंगा जिला में 1500-1600 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में बसते हैं, ये स्थिति है। तो ये एक चुनौती है, किस ढंग से ये किया जाए। हम आपको बता रहे थे जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, उसी तरह से यहाँ चुनौती है। अब देखिएगा महंगाई को लेकर के चुनौती है। लोग त्राय त्राय कर रहे हैं, खाने पीने का चीज़ से लेकर के, और खाना रसोई गैस से लेकर के हर चीज़ों की कीमत जो है बढ़ी हुई है। तीसरा आप देखिएगा किसानों का सवाल है। लंबा आंदोलन चला किसानों का, सरकार ने बजाते, हमको समझ ही में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी किस दिमाग के आदमी हैं कि एक दफ़ा बिना बात किए हुए आपने 3 कानून जो है कृषि में आपने ऑर्डिनेंस के जरिए लागू कर दिया। जबरदस्ती पार्लियामेंट में अपने ताकत के बल पर, बहुमत की ताकत के बल पर आपने उसको पास करा दिया, और अचानक जो है आपने वापस भी ले लिया। मैंने 13 महीना 14 महीना
आंदोलन किया किसानों ने, और आंदोलन अद्भुत था, ऐतिहासिक था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उसमें आपने लिख के दिलवाया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पदाधिकारी ने लिख करके दिया कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उसके बारे में कमेटी जो है बनाएंगे, उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपने ये भी लिख के दिया कि मुकदमा वापस होगा। आपने ये भी लिख करके दिया कि जो लोग आंदोलन के दरमियान जिनकी मृत्यु हुई है उसको भी आप ही करेंगे। आपने अभी तक कुछ नहीं किया। उसके लेके कल ही जो है मैंने विश्वासघात दिवस किसानों ने मनाया, उनके संगठन के लोगों ने बनाया। तो ये जो तीन चुनौती है, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का जो सवाल है, इस पर मैंने इस बजट में इसको एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं, ये देखने की बात है। और हमको लगता है कि ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि विकास की जो हमारी नीति है, विकास के जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, एक चौथा चीज हम कहना भूल गए थे, गैर बराबरी। हमारे देश में गैर बराबरी इतनी है, दुनिया में सबसे ज्यादा गैर बराबरी वाला देश जो है वो हिंदुस्तान है। और हमको लगता है कि मैंने हिंदुस्तान के अंदर बिहार में जितनी गैर बराबरी है उतनी देश में कहीं नहीं है। ये स्थिति है। तो इसको जो है कैसे एड्रेस करेंगे, ये भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। तो शिवानंद तिवारी थे हमारे साथ, जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं, और आप तमाम बातें आपने सुनी है कि किस तरीके की बजट आनी चाहिए बिहार में। लेकिन बजट चल रहा है, जैसे ही बजट खत्म होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मनीष फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।